हेलो एवरीवन। तो आज हम एसजी फिनसर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर काफी लोगों का क्वेरी था कि इस कंपनी के बारे में डिस्कशन किया जाए। तो इस कंपनी के क्वार्टर वन एफआई 27 का बिजनेस अपडेट आ गया है। आप लोगों को पता ही है, ये कंपनी सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का काम करती है, काइंड ऑफ एक एनबीएफसी है एंड एपीएल अपोलो ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है। एंड डायरेक्टली जो भी जो बड़े बड़े एंकर्स होते हैं, लाइक जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या फिर उनके वेंडर्स हैं, उनको सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का काम करती है, काइंड ऑफ इनवॉइस डिस्काउंटिंग का काम करती है। तो ठीक है, बिजनेस मॉडल में ज्यादा इंटर नहीं करते हैं, डायरेक्टली मुद्दे की बात करते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस अपडेट आया है Q1 FY 27 का, वो किस तरह से हमें देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमारा थॉट प्रोसेस किस डायरेक्शन जाना चाहिए, तो उसके बारे में एक बार देखेंगे। देन इस कंपनी का एक वैल्यूएशन और रिस्क एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम सब लोग यहाँ पे एक इन्फॉर्म्ड अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पिक करते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस अपडेट है उसको किस तरह से हमें देखना चाहिए। तो बिजनेस अपडेट को एक बार थोड़ा डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट ने क्वार्टर 4 FY 26 का जो रिजल्ट आया था, उसमें जो कॉन कॉल हुई थी, उसके अंदर अपनी लोन बुक को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया था। तो मैनेजमेंट का कहना था कि हम लोग अराउंड अराउंड यू कैन से अपकमिंग ईयर्स के लिए मिड टर्म के लिए लगभग 25 से 30% के आसपास हमारे लोन बुक को ग्रोथ करना चाहते हैं। एंड साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी का गाइडेंस दिया था लगभग 14, 15, 16% के आसपास में। एंड जब कॉन कॉल हुई थी तो उन लोगों ने और अच्छे से बताया कि FY 27 स्पेसिफिकली हम लोग हमारी लोन बुक अराउंड लगभग 30 से 35% के आसपास में ग्रोथ करना चाहते हैं। जी, अच्छी बात है। अब देखते हैं, एंड आप लोगों को पता होगा लाइक इस कंपनी का जो टोटल लोन बुक था FY 26 के बाद में लगभग 3940 करोड़ रुपए का, 3940 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल लोन बुक हो गया था। अब एक बार देखते हैं कि एक्चुअल में जो क्वार्टर वन FY 27 का जो टोटल एयूएम आया है, उसके अंदर किस तरह से यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। तो जो कंपनी की तरफ से बिजनेस अपडेट आया है, उसको एक बार मैं शेयर कर देता हूँ। ऑल्दो आई थिंक आप लोगों ने डॉक्यूमेंट देख लिया होगा, पर फिर भी एक बार मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक बार हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वाई एंड वाई लोन बुक के अंदर एयूएम के अंदर 82% से ग्रोथ हुई है। एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पे मतलब क्वार्टर 4 FY 26 से Q1 FY 27 के अंदर लोन बुक के अंदर लगभग 16% से ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब मे बी इनकी लोन बुक यहाँ पे लगभग 4400 साढ़े 4400 करोड़ रुपए के आसपास की शायद हो गई होगी। तो इतना अपडेट है, ऐसे कोई ज्यादा अपडेट नहीं है। तो ठीक है, काइंड ऑफ जो मेजर इन्फॉर्मेशन दी अपडेट हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है। बट एक बार इसको अब हमें किस तरह से देखना चाहिए। देखो यार, हुआ क्या है इस कंपनी के साथ में, आप लोगों को याद होगा FY 26 के शुरुआत में, मतलब FY 25 के एंड के बाद में उनका लोन बुक था लगभग 2300 करोड़ रुपए के आसपास में। मैनेजमेंट का गाइडेंस था शुरुआत में कि हम लोग FY 26 के एंड तक लगभग 4000 करोड़ रुपए की लोन बुक अचीव करना चाहते हैं। जी, अच्छी बात है। इनका क्वार्टर टू FY 26 अच्छा गया था। उसके बाद में इन लोगों ने अपना लोन बुक का गाइडेंस घटा दिया था और लगभग 3500 करोड़ रुपए के आसपास में कर दिया था। मतलब जो पहले गाइडेंस था लगभग 80% के आसपास में, 85% के आसपास में एयूएम को ग्रोथ करने का, उसको घटा के लगभग 55-60% के आसपास में कर दिया था। एंड साथ में ही लाइक जो क्वार्टर 3 FY 26 का जो कॉन कॉल हुआ था, उसके अंदर इन लोगों ने बताया कि अपकमिंग ईयर्स के लिए मिड टर्म के अंदर हमारी लोन बुक की ग्रोथ रेट लगभग 20 से 25% के आसपास में होगी एंड हमारा प्रॉफिट का ग्रोथ रेट लगभग 25 से 30% के आसपास में होगा। मतलब थोड़ा बहुत हमें ऑपरेटिंग लीवरेज ही मिलेगा। अच्छी बात है। अब हुआ क्या, जैसे ही क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया, उसके अंदर मैनेजमेंट ने क्या बोला? उसके अंदर मैनेजमेंट ने बोला कि अब हम लोग हमारा मिड टर्म के अंदर लोन बुक की ग्रोथ रेट 25 से 30% टारगेट करना चाह रहे हैं। पैट का ग्रोथ रेट 30 से 35% का टारगेट करना चाह रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग यू कैन से 12 से मतलब 14 से 16% के आसपास का टारगेट करना चाह रहे हैं। तो आप ये देखो यार, मतलब ये जो कंपनी के मैनेजमेंट है, मेरे को थोड़ा यहाँ पे उतना मैच्योरिटी वाला बिहेवियर दिखाई नहीं पड़ा। रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि इन लोगों ने जो शुरुआत में गाइडेंस दिया, लाइक FY 25 कंप्लीट होने के बाद में, आज से लगभग 1 साल पहले, उस टाइम पे ये लोग बड़ा तेजी से शोर मचा रहे थे कि हम लोग अराउंड 18-85% के आसपास में लोन बुक ग्रोथ करेंगे। फिर उसको घटा दिया गया। देन फिर घटा के लगभग 20 से 25% के यूएम ग्रोथ गाइडेंस पे आ गए। देन फिर क्वार्टर 4 की कॉन कॉल में वापस उसको बढ़ा दिया। मतलब मेरे को ये फील हो रहा है कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है, दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि हमें किस डायरेक्शन में लाइक इन्वेस्टर्स को गाइड करना चाहिए हमारे बिजनेस ग्रोथ को लेके। मतलब थोड़ा मेरे को वहाँ पे मे बी इनएक्सपीरियंस्ड फील लगा मेरे को कि किस तरह से लिस्टेड कंपनी है और यू कैन से जो भी इनके जो मिस्टर सीईओ है, मिस्टर विनय गुप्ता, मतलब मेरे को थोड़ा वहाँ पे मतलब जो मैनेजमेंट है उनके अंदर जो मे बी कन्विक्शन होगा अपने धंधे को अच्छे से ग्रोथ कराने को लेके, बट मार्केट को किस तरह से गाइड करें, मार्केट को किस तरह से इन्फॉर्म करें, उसके अंदर उतना एक्सपीरियंस और उसके अंदर उतना मैच्योरिटी फील नहीं हुआ। ऑल्दो एपीएल अपोलो ग्रुप की कंपनी है, तो उन लोगों ने अच्छा ही यहाँ पे मैनेजमेंट डिप्लॉय किया होगा बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो अब आप ये देखो, लाइक जब क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया था, क्वार्टर 3 FY 26 की बात कर रहा हूँ, तो मैनेजमेंट ने अपना ग्रोथ गाइडेंस घटा ही दिया था, 20 से 25% लोन बुक कर दिया था। और आपको पता है इसके बाद में इनका जो स्टॉक का वैल्यूएशन का डी रेटिंग हुआ था, लगभग 3.5 के प्राइस टू रेशियो पे कंपनी का स्टॉक ट्रेड किया करता था। उसके बाद में उसको लगभग 2 2.5 के प्राइस टू रेशियो पे लाके यहाँ पे नीचे लाया गया था स्टॉक को।
अब उसके बाद लाइक आपने जो कंपनी ने जो क्वार्टर 4 की डिलीवरी दी, वो भी अच्छी डिलीवरी दी इन लोगों ने, मतलब इनका जो लोन बुक था क्वार्टर 4 के बाद में लगभग 3940 करोड़ रुपए के आसपास में हो गया, 3940 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड वाई में अच्छी खासी ग्रोथ थी, लगभग 75% के आसपास में ग्रोथ थी। तो ठीक है, उसके बाद में मार्केट को एक फिर से कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ यार, कि देयर इज पॉसिबिलिटी मैनेजमेंट अच्छे से यहाँ पे मे बी गाइडेंस नहीं दे पा रही होगी, बट डिलीवरी तो यहाँ पे अच्छे से हुई है। बट अगेन उस रिजल्ट के बाद में कॉल के अंदर फिर से वही बोला, लगभग 25 से 30% के आसपास के लोन ग्रोथ को लेके। सो दीज आर द पॉइंट्स, मतलब मेरे को मतलब यहाँ पे काफी मतलब फ्लक्चुएशंस दिखाई पड़ रहा है कमेंट्री के अंदर। अब मेरे को ये डाउट है कि जैसे भी Q1 का जो रिजल्ट आएगा, उसकी जो कॉल होगी, क्या पता इसके अंदर फिर से अपना गाइडेंस को बढ़ा दें और लोग, बिकॉज़ क्वार्टर 1 के अंदर हो सकता है इन लोगों ने लगभग 82% के आसपास का ईएम ग्रोथ दिखाया है वाई ऑन वाई। Q-on-Q बेसिस पे 16% का दिखाया है। तो यदि नेक्स्ट चारों क्वार्टर के अंदर लेट्स से कंपनी लगभग 10-12% के आसपास का ईएम ग्रोथ करती है, तो मे बी अराउंड अराउंड 40 से 45% का ईएम ग्रोथ कर सकती है। तो आई डोंट नो लाइक Q1 का जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर फिर से मे बी मैनेजमेंट यहाँ पे अपना गाइडेंस को इंक्रीज कर दे, वो देखना पड़ेगा। पर यदि इंक्रीज नहीं करती है, तो हमें जो एक्चुअल जो लास्ट गाइडेंस था इनका क्वार्टर 4 एफए 26 के रिजल्ट के बाद में कमेंट्री के अंदर, उसी गाइडेंस को यहाँ पे हमें पिक करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी बाकी की कैलकुलेशन यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है। तो वो गाइडेंस कितना था, लगभग 25 से 30% के आसपास में लोन बुक की ग्रोथ का गाइडेंस था। तो ये तो हमने काइंड ऑफ मैनेजमेंट के बिहेवियर, मैनेजमेंट का जो एक इंफॉर्मेशन है इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, उसको डिस्कस किया। अब मुद्दे की बात ये आती है कि यार मेरे को इस कंपनी के अंदर एक चीज मतलब ऑल्दो 3 चीजें हैं, बट मैं वन बाय वन उनको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट इज, इस कंपनी का, इस एनबीएफसी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, मेरे को वो कम दिखाई पड़ता है, मतलब 12% के आसपास में था एफआई 26 के अकॉर्डिंग। ऑल्दो गाइडेंस है लगभग 14 से 15% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी अचीव करने का एफआई 27 के अंदर, दैट इज ग्रेट, अच्छी बात है। बट आप ये देखो, किसी एनबीएफसी के लिए मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा होना क्यों जरूरी है? बिकॉज लेट से जो भी नेटवर्थ इस कंपनी की है, एफआई 26 के रिजल्ट के बाद में इस कंपनी की जो नेटवर्थ थी लगभग 1450 करोड़ रुपए के आसपास में थी। अब यदि आपका रिटर्न ऑन इक्विटी लेट से 14-15% के आसपास में होगा, तो आपकी जो नेटवर्थ का जो एडिशन होगा, वो लगभग 14-15% के आसपास में होगा। मतलब आपकी जो बुक वैल्यू है, वो बुक वैल्यू लगभग 14-15% से ग्रोथ हो पाएगी। और यदि आपका रिटर्न ऑन इक्विटी लेट से 14-15-16% के आसपास नहीं रहता है अगले 2-3 साल के लिए, तो आपका नेक्स्ट 2-3 साल के बाद में आपकी जो नेटवर्थ है, वो लगभग 50% से ग्रोथ कर पाएगी 3 साल बाद में। यदि 14%, 15% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी लेता हूँ, तो 3 साल लग जाएंगे अपनी नेटवर्थ को 50% से ग्रो कराने में। हाँ, यदि इन लोगों ने बीच में कुछ क्यूआईपी कर दिया, पैसा रेज कर लिया उससे, तो वो अलग बात हो जाती है कि भाई जब क्यूआईपी से पैसा आता है, तो आपकी ऑटोमेटिक नेटवर्थ बढ़ जाती है। दैट इज डिफरेंट थिंग। बस उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहा क्यूआईपी वाले रूट की। मैं यहाँ पे जो कंपनी खुद से प्रॉफिट जनरेट करती है ना, उसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि प्रॉफिट से जो पैसा आया, जो नेटवर्थ में ऐड होता है, उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो हमेशा मैं क्यों फोकस करता हूँ किसी एनबीएफसी या बैंक के लिए कि रिटर्न इक्विटी इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर होना चाहिए, 16, 17, 18, 19, 20% के आसपास में होना चाहिए। बिकॉज जिन एनबीएफसी का रिटर्न इक्विटी में भी 17, 18, 20% के आसपास में होता है, उन की नेटवर्थ अगले लगभग 3.5-4 साल में वैसे डबल हो जाती है। मतलब उनका बुक वैल्यू ऑटोमेटिकली लगभग 3.5-4 साल में डबल हो जाता है। और यदि मार्केट उनको जो भी एक वैल्यूएशन दे रहा है, लेट्स से प्राइस टू बुक रेशियो 3 का दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली जब 3.5 साल में आपका बुक वैल्यू डबल हो जाएगा, तो आपका मार्केट कैप भी डबल हो जाएगा। मतलब बहुत सिंपल सी बात है। तो वो मतलब यहाँ पे मैंने जस्ट ऐसे कुछ ऐसा कोई फिक्स कैलकुलेशन देने की कोई कोशिश नहीं करी आपको, एक लमसम आपको समझाने की कोशिश करी है, किसी भी एनबीएफसी के लिए एक हाई रिटर्न ऑन इक्विटी क्यों जरूरी होता है, राइट? तो अब आप मेरे को यहाँ पे 2-3 रिस्क और 2 रिस्क और नजर आते हैं। पहला रिस्क तो मेरे को नजर आता है कि यार इन लोगों ने अपना जो एनपीए का जो गाइडेंस दिया, वो लगभग लगभग नील का गाइडेंस दिया है कि हमारा कोई भी एनपीए यहाँ पे बुक नहीं होगा। अच्छी बात है, ये लोग यू कैन से इन्वेस्ट डिस्काउंटिंग करते हैं। इनके पास में लाइक जो उनका यू कैन से जिस डिस्ट्रीब्यूटर को ये लोग यू कैन से अपना लोन देते हैं, तो जिस एंकर से वो लोग इन्वेंटरी लेते हैं, वहाँ पे स्टॉप सप्लाई का क्लोज होता है। तो मैं समझ गया इनकी बात। बट फिर भी लेट्स से यदि मतलब इनका वापस लोन का रिकवरी नहीं होता है, कुछ एनपीएस क्रिएट हो जाते हैं। यदि इनका कुछ एनपीए क्रिएट हुआ, कुछ भी लेट्स से कुछ करोड़ रुपए का, ऑल्दो इनका प्रॉफिट एफआई 26 का 120 करोड़ रुपए के आसपास में था, तो मे बी मतलब यदि इनका लेट्स से सपोज करो कुछ एनपीए क्रिएट होता है, तो उनका प्रॉफिट उस रेट से ग्रोथ नहीं कर पाएगा जिस रेट से ग्रोथ होना चाहिए। तो इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सपेक्टेड था 15% के आसपास का अचीव होने का, मे बी वो कम अचीव हो, लगभग 13% के आसपास में, 14% के आसपास में। तो वो एक मेरे को यहाँ पे रिस्क नजर आता है। बिकॉज एनबीएफसी वाले केस के अंदर यदि आपका एनपीए कंट्रोल में है ना, तो और आपका प्रॉफिट कंसिस्टेंटली अच्छे से आप ग्रोथ कर रहे हो, तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ता ही चला जाएगा। तो वो वाला एक एंगल है कि यार इनको ऐसा आज तक कोई एनपीए इनका बुक नहीं हुआ है, शुक्रिया है, मतलब कोई एनपीए इनका में भी आगे बुक ना हो, बिकॉज जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया, हम उम्मीद करते हैं वो गाइडेंस पे खरा उतरे। बट यदि इनका कुछ एनपीए बुक होता है, तो इनका प्रॉफिट का ग्रोथ रेट उतना नहीं हो पाएगा जितना एक्सपेक्टेड है, और जिससे इनका जो रिटर्न रिटर्न इक्विटी जो एक्सपेक्टेड है 15% के आसपास में, शायद वो भी अचीव ना हो पाए। उसे मे बी उससे लगभग 100-200 बेसिस पॉइंट कम अचीव हो पाएगा। तो एक एंगल है, ये आपको ध्यान में रख के चलना होगा। और एक तीसरा रिस्क और है, मतलब ऑल्दो एज सच मतलब वो कोई बड़ा रिस्क नहीं है, बट अगेन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो फिर से बदल सकती है।
मे बी मैनेजमेंट अपना लोन बुक के ग्रोथ को गाइडेंस को मे बी क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 के बाद में फिर से घटा दे कि अब लोग तो हम लोग 20% से ग्रोथ कर पाएँगे। तो ये काइंड ऑफ मतलब एक ट्रस्ट वाली बात होती है कि मैनेजमेंट ने पुराने अपने कमेंट्री के अंदर मल्टीपल टाइम्स यदि गाइडेंस को ऊपर-नीचे किया है, तो वो काइंड ऑफ ट्रस्ट वापस बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो ये काइंड ऑफ कोई बड़ा रिस्क नहीं है, बट हाँ, यदि नेक्स्ट 2-3-4 क्वार्टर में कंसिस्टेंटली अपने गाइडेंस को डिलीवर कर देंगे एंड या फिर उसको ओवर डिलीवर कर देंगे और अपना यू कैन से गाइडेंस रिड्यूस नहीं करेंगे, तो कह सकते हैं कि काइंड ऑफ वो ट्रस्ट फिर से रीबिल्ड हो जाएगा। तो ये काइंड ऑफ मेरे को 3 चीजें यहाँ पे यू कैन से फ्लैग्स मेरे को यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। फर्स्ट इज रिटर्न ऑन इक्विटी का, सेकंड इज एनपीए वाला जो डायरेक्टली लिंक्ड है रिटर्न ऑन इक्विटी के ग्रोथ होने के पर्सपेक्टिव से, थर्ड इज गाइडेंस रिडक्शन। तो इन चीजों को हमें ट्रैक करना पड़ेगा अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर। एंड यदि थोड़ा इस कंपनी का, इस एनबीएफसी का वैल्यूएशन एनालिसिस भी करने को देखते हैं, तो यार देखो करंटली इस कंपनी का जो प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 3 के आसपास में है। ठीक है, मैनेजमेंट का गाइडेंस है लगभग 30% के आसपास में लोन बुक को ग्रोथ करने का, 25 से 30% के बीच में। एक्चुअल डिलीवरी थोड़ी ज्यादा ही आ रही है, थोड़ी अच्छी खासी ज्यादा आ रही है। तो ठीक है, लगभग 30-35% के आसपास में यदि लोन बुक ग्रोथ होती है, तो मे बी 3 साढ़े 3 के आसपास का प्राइस टू बुक रेशियो उस एनबीएफसी को मिल जाता है। कंसिडरिंग वहां पे कोई एनपीए बुक नहीं होता है। यदि एनपीए बुक हुआ तो मार्केट इस प्रीमियम वैल्यूएशन को डी-रेटिंग भी कर सकता है। वो चीज़ भी आपको ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। बिकॉज़ ये सारी चीज़ें एक-दूसरे से इंटरलिंक्ड है। यदि आपका एनपीए कंट्रोल में है, आप अपना आईयूएम 25-30 सॉरी 30-35-40% से ग्रोथ कर रहे हो, तो मे बी आपको लगभग 3 साढ़े 3 4 के आसपास का प्राइस टू वैल्यू मिल जाएगा। बट गिवन द कंडीशन आपके एनपीए कंट्रोल में होने चाहिए। यदि आपके एनपीए कंट्रोल में नहीं होंगे, एनपीए आपके इंक्रीज़ होंगे, तो फिर आपका प्रॉफिट उस रेट से ग्रोथ नहीं कर पाएगा जिस रेट से ग्रोथ करने का एक्सपेक्टेड है, और फिर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी उस तरह से अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, अच्छे से इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, मतलब काइंड ऑफ मेरे को वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से एज सच बहुत एज सच कोई अट्रैक्टिव डील तो दिखाई नहीं पड़ती है। बट हाँ, ठीक है, लगभग 30-35-40% के आसपास का मे बी लोन बुक ग्रोथ करे, तो मे बी 3 साढ़े 3 के आसपास का पीबी रेशियो मिल रहा है। ठीक है, एज सच मतलब कोई अट्रैक्टिव डील नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है एज करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ऑल्दो कंपनी का बेस बहुत छोटा है, लगभग 4,500 करोड़ रुपीस के आसपास की लोन बुक है। तो कंपनी के पास अभी अच्छा खासा स्कोप है अपने लोन बुक को रैपिडली अच्छे से ग्रोथ कराने का। ऑब्वियसली ठीक है, मतलब अभी छोटी लोन बुक है, छोटी कंपनी है, छोटी एनबीएफसी है, तो अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर हमें कंसिस्टेंटली ट्रैक करना पड़ेगा। देखते हैं किस डायरेक्शन में चीजें जाती हैं। एंड जो मैंने यहाँ पे जो 3 फ्लैग्स रेज़ करे हैं, उनको हमें बहुत कंसिस्टेंटली अच्छे से मॉनिटर करना पड़ेगा अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर। यदि इन चीजों को अच्छे से ढंग से मैच कर पाती है कंपनी का मैनेजमेंट, तो मे बी आगे जाके फिर से हल्का-फुल्का वैल्यूएशन का री-रेटिंग पॉसिबल है। बिकॉज़ ठीक है, यदि कोई मैनेजमेंट कंसिस्टेंटली 4-5 क्वार्टर तक अपना गाइडेंस को ओवर डिलीवर करती है, अपने सारे पैरामीटर्स को स्पेसिफिकली एनबीएफसी वाले केस के अंदर अपने एनपीएस को कंट्रोल में रखते हुए, तो ठीक है, हल्का-फुल्का वैल्यूएशन में री-रेटिंग मिल जाता है। बट ऑल्दो अभी लगभग 3 के आसपास का तो वो प्राइस टू बुक रेशियो मिल गया है। ठीक है, मतलब मार्केट जिस तरह से लाइक प्राइस टू बुक रेशियो को री-रेट कर रहा है, उसमें एज सच हमें लाइक एज सच हमारा उतना ज्ञान नहीं लगाना चाहिए। जो मार्केट ने आउटपुट दे दिया दैट इज़ आउटपुट, मतलब उसमें एज सच वो कहने की बात ही नहीं है। बट हाँ, जब यदि कंसिस्टेंटली मैनेजमेंट अपने गाइडेंस को ओवर अचीव करता है और चीजों को कंट्रोल में रखते हुए, अपने एनपीएस को कंट्रोल में रखते हुए, तो ठीक है, काइंड ऑफ हल्का-फुल्का री-रेटिंग की पॉसिबिलिटी बन जाती है। ऑल्दो लास्ट के लगभग 1-2 क्वार्टर से री-रेटिंग अच्छी खासी मिल भी गई है। आपने देखा होगा प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 2.5 से भाग के मतलब 2.2 2.3 के आसपास में आ गया था। फरवरी की बातें कर रहा हूँ जब इन लोगों ने अपना गाइडेंस घटाया था। उसके बाद से ऑलरेडी इनका प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 3 के आसपास जा चुका है, यू कैन से 3.1 के आसपास जा चुका है। तो ऑलरेडी हल्का-फुल्का री-रेटिंग हो भी चुका है। हल्का-फुल्का तो नहीं, लगभग 25% के आसपास तो 30% के आसपास का तो रेटिंग हो ही चुका है। ठीक है, दैट्स ऑल। मतलब एज़ सच मतलब पर ठीक है, एज़ ऑन डेट जो वैल्यूएशन दिखाई पड़ता है, मेरे को एज़ सच उतना अट्रैक्टिव डील उतना दिखाई नहीं पड़ता है। गिवन द सिनेरियो, मतलब हाँ, यदि इनका लेट्स से रिटर्न ऑन इक्विटी 18-19% पे पहुंच जाता है 1-2 साल में, और उसके बाद भी ये लोग 35-40% में लोन को ग्रोथ करें, तो बात फिर अलग बन जाती है। फिर में भी मार्केट इनको 4, 5, 6 साढ़े 4 5 का भी प्राइस टू रेशियो दे सकता है। बट वो फ्यूचरिस्टिक बातें, अभी उनको करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो अगेन आई थिंक ओवरऑल जो मैंने पॉइंट्स रखे हैं इस बिजनेस के अराउंड, इस एनबीएफसी के अराउंड, आई थिंक आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि किसी एनबीएफसी के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी का पैरामीटर कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दैट्स ऑल। लाइक ये मैंने इस एनबीएफसी के अराउंड मेरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करी है। और जब भी इसके रिजल्ट आएंगे क्वार्टर 1 FY 27 के, एक बार उसको फिर से हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो एज सच ये कंपनी का मेरे तरफ से ऐसे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज मैं बारी बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा टारगेट इतना ही होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी अच्छे से यहाँ पे सीख जाओ और एज ए इंडिपेंडेंट ग्रोथ एक्टिव इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आपका कोई क्वेरी क्वेश्चंस है, तो डेफिनिटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। आई विल ट्राई कि मैं वहाँ पे आपकी क्वेरी क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।